बसरा, जिसे अक्सर इराक का दक्षिणी द्वार कहा जाता है, एक जीवंत शहर है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। यह ऐतिहासिक महानगर सदियों से व्यापार और संस्कृति का एक व्यस्त केंद्र रहा है। इसके व्यस्त डॉक कीमती वस्तुओं जैसे खजूर और तेल के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बसरा के आसपास का क्षेत्र अपनी समृद्ध तेल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक स्थानीय रिफाइनरी इस महत्वपूर्ण संसाधन को प्रोसेस करने के लिए समर्पित है। दक्षिण पूर्व में रुमेला तेल क्षेत्र में अरबों बैरल कच्चा तेल है, जो दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 14% योगदान देता है। इसके अलावा शहर के उत्तर पूर्व में वेस्ट कर्नर फील्ड स्थित है, जिसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता है। फिर भी अपनी संपन्न संसाधनों के बावजूद बसरा ने अपने इतिहास में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, मुख्य रूप से लगातार चल रहे आधुनिक संघर्षों के प्रभाव के कारण। 1914 में ब्रिटिश सेना ने उस्मानिया साम्राज्य से बसरा पर नियंत्रण कर लिया था और 1932 तक ब्रिटिश सैनिकों की वापसी नहीं हुई, जिससे इराक को नाममात्र की स्वतंत्रता मिल सकी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में एंग्लो इराकी युद्ध थोड़े समय के लिए भड़का, जिसमें ब्रिटिश सेना ने बसरा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बिना ज्यादा विरोध के फिर से नियंत्रण कर लिया, क्योंकि वे बगदाद की ओर बढ़ना चाहती थी। लेकिन यह संघर्ष अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया। 1980 के दशक में बसरा ईरान इराक युद्ध के दौरान एक मुख्य लक्ष्य बन गया था और बाद में 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बमबारी की गई थी। उसी साल शहर में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे कुवैत से इराकी सेना को बाहर करने के लिए अमेरिका के अभियान ने और भड़काया। शुरुआत में निवासियों को अमेरिका से समर्थन की बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जब ऐसा सहयोग नहीं मिला तो वह आशावाद जल्दी ही खत्म हो गया। नतीजतन बसरा ने हुसैन के शासन के तहत वर्षों तक प्रतिबंधों, बमबारी और गंभीर दमन को झेला। 1990 के दशक के दौरान शहर ने जन्म दोषों और बचपन के कैंसर में चिंताजनक वृद्धि देखी। इसका मुख्य कारण 1991 के संघर्ष के दौरान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किए गए डिप्लीटेड यूरेनियम गोले माने गए। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब प्रतिबंधों के कारण चिकित्सा आपूर्ति तक पहुंच सीमित हो गई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। वसंत 2003 तक ब्रिटिश सेनाएं इराक युद्ध के लिए तैयार हो गई थीं, जिससे बसरा एक बार फिर से संघर्ष के केंद्र में आ गया, जहां सबसे तीव्र और कुख्यात लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। इस अभियान की पहचान चैलेंजर टैंकों के झुलसती गर्मी में आगे बढ़ने और पैदल सेना के प्राचीन गलियों से गुजरने के दृश्यों से हुई, जिन गलियों ने आधुनिक संघर्ष के आने से पहले कई पीढ़ियों को गुजरते हुए देखा था। यह बसरा की लड़ाई की कहानी है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इराक पर आक्रमण 20 मार्च 2003 को शुरू हुआ था। सिर्फ 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराकी नेता सद्दाम हुसैन और उनके 2 बेटों उदय और कुसै को अल्टीमेटम दिया था कि वे देश छोड़ दें, नहीं तो सैन्य कार्रवाई का सामना करें। जब तक यह अल्टीमेटम दिया गया, तब तक आक्रमण के लिए व्यापक राजनीतिक और सैन्य योजना पहले से ही पूरी तरह से चल रही थी। 2002 के अंत में बसरा के निवासियों को आसन्न आक्रमण का आभास हो गया था और उन्होंने हमले के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने मिलिशिया संगठित की और हमले के लिए खुद को तैयार करने के लिए किलेबंदी बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान शहर में लगातार बमबारी से लोगों में आपातकाल की भावना बढ़ गई।
अमेरिकी सेना ने बसरा को युद्ध में अपने मुख्य लक्ष्यों में से एक के रूप में चिन्हित किया और सैन्य प्रवक्ताओं ने मीडिया को बताया कि बसरा की शिया आबादी आक्रमणकारी सेनाओं का स्वागत करेगी और सद्दाम हुसैन के खिलाफ विद्रोह करेगी। यह दावा अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारों द्वारा संघर्ष के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से बनाई गई एक बड़ी जनसंपर्क रणनीति का हिस्सा था। सैन्य इतिहासकार रेमंड कैलाघन ने देखा कि इराकी शहरों में बसरा के जल्दी गिरने की उम्मीद थी, जिससे तुरंत और प्रभावशाली दृश्य मिलेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के कर्नल क्रिस्टोफर लैंगटन ने बसरा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, उद्धरण समाप्त। कब्जा करना यह शासन को एक मजबूत संदेश भेजेगा कि हमने आपके तेल और वाणिज्यिक केंद्र पर नियंत्रण कर लिया है। 19 मार्च 2003 को अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं कुवैत से इराक में दाखिल हुईं और बसरा की ओर बढ़ीं, उसी सड़क से जिसे खाड़ी युद्ध के दौरान कुख्यात हाईवे ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। आक्रमणकारी सेनाएं इस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ीं, जिससे सैन्य वाहनों का जाम लग गया। आक्रमण की शुरुआती झड़पें बसरा के तेल क्षेत्रों और समुद्र तट के पास हुई। कुछ तेल संयंत्रों में पहले ही आग लग चुकी थी, जिसकी लपटें सीमा पार कुवैत से भी दिखाई दे रही थीं। उस समय अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने हुसैन की कार्रवाइयों की निंदा की थी और कहा था, उस शासन के लिए इराकी जनता की संपत्ति को नष्ट करना एक अपराध है। गठबंधन सेनाओं का तत्काल लक्ष्य बसरा और पास के रुमेला तेल क्षेत्र को सुरक्षित करना था और 22 मार्च तक अमेरिकी मरीन ने सफलतापूर्वक तेल क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। विमानों ने बसरा में पर्चे गिराए, जिनमें इराकी सैनिकों से आत्मसमर्पण की अपील की गई थी और उनमें से कुछ ने इसका पालन किया। 23 मार्च को रॉयल इंजीनियर्स के 2 सैनिक, सैपर ल्यूक एल्सॉप और स्टाफ सार्जेंट साइमन कुलिंगवर्थ, दोनों को बसरा के बाहरी इलाके में फुदाइन लड़ाकों द्वारा घात लगाकर पकड़ लिया गया। दुर्भाग्यवश दोनों की अगले दिन हत्या कर दी गई। पहली बटालियन ब्लैक वॉच रेजिमेंट के लांस कॉर्पोरल बैरी स्टीफन ने अपनी जान गंवा दी जब अलजुबैर में, जो बसरा के पास है, उनके बख्तरबंद वाहन के पास एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आकर गिरा। इसके बाद एक और त्रासदी घटी जब 25 मार्च को एक चैलेंजर 2 टैंक पर बसरा के बाहर तैनात एक अन्य ब्रिटिश टैंक से अपने ही साथियों की गोलीबारी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हो गई, कॉर्पोरल स्टीफन, जॉन अल्बर्ट और ट्रूपर जेफरी क्लार्क। सी स्क्वाड्रन रॉयल स्कॉट्स ड्रैगन गार्ड्स के 12 चैलेंजर द्वितीय टैंकों ने अल्फोर से बसरा की ओर अपनी बढ़त शुरू की। गठबंधन बलों को बसरा और उसके आसपास अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था और कई दिनों की लड़ाई के बाद अधिकांश अमेरिकी सैनिकों ने अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित कर लिया था, जिससे बसरा एक लंबी घेराबंदी के अधीन रह गया। ब्रिटिश बलों के नेतृत्व में, जिन्हें इराक और उत्तरी आयरलैंड में अपने पिछले अनुभवों के कारण इस स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त माना गया था, ब्रिटिश ग्राउंड फोर्सेस में 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड शामिल थी, जिसे प्यार से डेजर्ट राइट्स कहा जाता था। उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था। उन्हें रॉयल स्कॉट्स ड्रैगन गार्ड्स का समर्थन प्राप्त था, जो उन्नत चैलेंजर द्वितीय टैंकों से लैस थे, जो जबरदस्त फायर पावर और सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके अलावा 3 कमांडो ब्रिगेड के रॉयल मरीन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने क्षेत्र को विभाजित करने वाली जलमार्गों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए उभयचर हमला तकनीकों का इस्तेमाल किया। रीइंफोर्समेंट्स में विशेष पैदल सेना इकाइयां, कॉम्बैट इंजीनियर्स, आर्टिलरी गनर्स, संचारकर्मी, मेडिकल टीमें और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें से हर एक ऑपरेशन की सफलता और सैनिकों व नागरिकों दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। विपक्षी पक्ष में बलों में सद्दाम हुसैन की नियमित सेना के अवशेष, उनकी युद्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध एलिट रिपब्लिकन गार्ड और फुजुद्दीन सद्दाम नामक एक अर्धसैनिक समूह शामिल थे। शासन के प्रति बेहद वफादार और बसरा के शहरी इलाकों से
अच्छी तरह परिचित ब्रिटिश कमांडरों को बसरा पर नियंत्रण पाने के प्रयास में एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ा। साथ ही नागरिक हताहतों को कम करने और पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने की कोशिश करते हुए और शुरू से ही रणनीतिक दृष्टिकोण में शहर की सावधानीपूर्वक और सोच समझकर घेराबंदी करना शामिल था, जिसमें रक्षकों को प्रभावी ढंग से मात देने के लिए रेगिस्तानी नहरों और दलदली इलाकों के रास्तों का उपयोग किया गया। सावधानी बरतना बेहद जरूरी था, क्योंकि शहर में कई नागरिक रहते थे जिन्होंने संघर्ष के बीच जीवित रहने की रणनीतियां विकसित कर ली थीं, और वे अक्सर तभी अपने घरों से बाहर निकलते थे जब उन्हें जोखिमों का पूरा भरोसा होता था। स्थानीय जनता की दुर्दशा के प्रति इस जागरूकता ने ब्रिटिश सेना की उस प्रतिबद्धता को उजागर किया जिसमें उन्होंने जीवन की रक्षा करने और शहर के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभियान चलाए। एक उथल पुथल भरे दौर के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बसरा के चारों ओर घेरा बना लिया था, जिसका दोहरा उद्देश्य था रक्षकों की मदद और आपूर्ति तक पहुंच को सीमित करना, साथ ही उनके मनोबल पर दबाव बनाना। यह सब बिना इलाकों में भारी तबाही मचाए किया गया। ऐसा करके ब्रिटिशों का उद्देश्य ऐसी स्थिति बनाना था जहां एक तेज सैन्य कार्रवाई से निर्णायक परिणाम हासिल किए जा सके, बजाय इसके कि वे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस जाए। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए गश्ती दलों ने शहर के बाहरी इलाकों की टोह ली, जबकि तोपखाने की टुकड़ियों ने दुश्मन के मजबूत ठिकानों की पहचान की ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। इसी समय टोही दलों ने संभावित रास्तों, संकरे मार्गों और उन क्षेत्रों का विस्तृत मानसिक नक्शा तैयार किया जहां घात लगाकर हमला किया जा सकता था। बसरा के अंदर शासक शासन ने डर को एक शक्तिशाली नियंत्रण तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। फेदाइन गश्त सक्रिय रूप से उन व्यक्तियों की तलाश करती थी जिन पर ब्रिटिश बलों के साथ सहयोग करने या संभावित विद्रोह आयोजित करने का संदेह था। दुर्भाग्यवश आम नागरिक प्रतिस्पर्धी और डरावनी अफवाहों के जाल में फंसे हुए थे। दावे थे कि ब्रिटिश पूरे जिलों पर बमबारी करेंगे और चेतावनियां थीं कि शासन कड़ी प्रतिक्रिया देगा, और चिंता थी कि एक जगह रुकना भी उतना ही जोखिम भरा है जितना भागने की कोशिश करना। इस बीच ब्रिटिश सेना ने इंतजार करने और स्थिति का अवलोकन करने का फैसला किया, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली। वे चाहते थे कि रक्षक खुले मैदान में आए, जहां उनकी रेंज और ऑप्टिकल स्पष्टता का लाभ प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। इस रणनीति का उद्देश्य दुश्मन की नजदीकी, कमरे दर कमरे की लड़ाई की रणनीति से बचना भी था। हालांकि शहर के निवासियों के लिए घेराबंदी को औपचारिक रूप से घेराबंदी नहीं कहा गया था, लेकिन हकीकत बहुत गंभीर थी। उन्हें बाधित जल आपूर्ति, रुक रुक कर आने वाली बिजली और लंबे तनावपूर्ण सन्नाटे के दौर झेलने पड़े, जिन्हें कभी कभी गोलियों की आवाज तोड़ देती थी। मार्च के अंत तक विश्लेषकों ने बढ़ती आत्मविश्वास के साथ नोट किया कि ब्रिटिश इकाइयों ने बसरा के रास्तों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और शहर के केंद्र के बाहर विरोध कम होता जा रहा है, जो अब बिखरी हुई झड़पों और अलग थलग स्नाइपर पोजीशनों में बदल गया है। सत्ताईस मार्च 2003 को एक गतिरोध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा ब्रिटिश बख्तरबंद संघर्ष बन गया। इराकी बख्तरबंद इकाइयों ने, जिनमें प्रमुख रूप से T-55 टैंक शामिल थे, बसरा के दक्षिणी रास्तों से एक आक्रमण शुरू किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश घेराबंदी को बाधित करना और उनकी रक्षा पंक्तियों में सेंध लगाना था। जवाब में रॉयल स्कॉट्स ड्रैगन गार्ड्स ने अपने आधुनिक चैलेंजर द्वितीय टैंक तैनात किए। उन्नत थर्मल इमेजिंग साइट्स से लैस इन टैंकों की मदद से वे काफी दूर तक गर्मी के संकेतों का पता लगा सकते थे, जिससे वे देखे जाने से पहले ही प्रभावी ढंग से लक्ष्यों पर हमला कर सकते थे। उनकी शक्तिशाली 120 मिमी तोपें इराकी दलों के पास उपलब्ध हथियारों की तुलना में कहीं अधिक दूरी तक मार कर सकती थी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में संघर्ष नाटकीय रूप से सामने आया, जिसका परिणाम एकतरफा रहा। इराकी टैंकों की एक श्रृंखला को तेजी से नष्ट कर दिया गया, जिसमें ब्रिटिश दलों ने असाधारण पेशेवराना अंदाज और रणनीतिक दक्षता का प्रदर्शन किया।
युद्ध क्षेत्र से उठती घनी धूल और धुआं शहर की ओर बढ़ने लगा, जिसने इराकी सेना के लिए हार की एक भयावह तस्वीर पेश कर दी। समकालीन रिपोर्टों में इस मुठभेड़ के दौरान 14 इराकी टैंकों के नष्ट होने का उल्लेख है, जबकि ब्रिटिश सेना ने कोई नुकसान दर्ज नहीं किया। इस मुठभेड़ ने दोनों सेनाओं के बीच तकनीकी अंतर को उजागर कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों को उन्नत कंपोजिट कवच और अत्याधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम का लाभ मिला, जो इराकी सेना के पुराने शीत युद्ध युग के उपकरणों से बिल्कुल अलग था। रणनीतिक रूप से ब्रिटिश सेना ने अच्छी तरह से समन्वित संयुक्त हथियार अभियानों का प्रदर्शन किया, जिसमें टीम वर्क पर जोर दिया गया, जबकि इराकी सेना ने अपना हमला शुरू किया। प्रभावी समन्वय और योजना की कमी के कारण इस युद्ध का महत्व केवल मशीनों के विनाश से कहीं आगे बढ़ गया। इसने इराकी रक्षकों को एक शक्तिशाली संदेश दिया कि बख्तरबंद जवाबी हमलों के किसी भी प्रयास की संभावना बेकार ही होगी। यह ब्रिटिश योजनाकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाला था कि भले ही उन्हें खुले मैदान में काफी बढ़त हासिल थी, लेकिन ये फायदे काफी हद तक कम हो सकते हैं जब उन्हें संकरी गलियों और बहुमंजिला इमारतों वाले शहरी माहौल की जटिलताओं का सामना करना पड़ा। छह अप्रैल 2003 की सुबह ब्रिटिश सेना ने बसरा पर नियंत्रण पाने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें 7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड को तैनात किया गया। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य शहर को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए रक्षात्मक बलों पर काबू पाना था। इस ब्रिगेड में चैलेंजर 2 टैंक शामिल थे, जो शहर में डर पैदा करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे बढ़े, जबकि वॉरियर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स ने सैनिकों को बसरा के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचाया। इंजीनियरों को सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए बाधाएं हटाने का काम सौंपा गया था और तोपखाना इकाइयों ने दुश्मन के प्रसिद्ध ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अटैक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे, जो तत्काल युद्ध क्षेत्रों से बाहर संभावित खतरों की तलाश कर रहे थे। ऑपरेशन के शुरुआती घंटों में जैसे ही ब्रिटिश बलों ने युद्ध में भाग लिया, गोलियों और विस्फोटों की आवाज से वातावरण गूंज उठा। फेदाइन लड़ाकों ने इमारतों की ऊपरी मंजिलों से रॉकेट चालित ग्रेनेड दागे और फिर तुरंत पीछे हट गए। पकड़े जाने से बचने के लिए स्नाइपर्स ने खुद को खिड़कियों और मीनारों में तैनात किया, छिपे रहते हुए अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया और हल्की हथियारों की गोलियों की आवाज उन गली के मोड़ों पर गूंजती रही, जो सिर्फ पिंडी से के 50 मीटर की दूरी से शांत दिखाई दे रहे थे। ब्रिटिश सैनिकों ने अपने सगाई प्रोटोकॉल का सावधानीपूर्वक पालन किया, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। हालांकि ये प्रोटोकॉल अक्सर उनकी प्रगति को धीमा कर देते थे। बसरा के पुराने हिस्सों में, जहां संकरी गलियां बख्तरबंद वाहनों की बजाय पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई थीं, वहां पैदल सेना के सैनिक वाहन से उतरकर पैदल ही आगे बढ़े। उन्होंने हर कमरे और छत को बहुत सावधानी से साफ किया, पूरी तरह से इस बात से अवगत रहते हुए कि हर ट्रिगर दबाने से तत्काल लक्ष्य से कहीं अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बसरा में मानवीय स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई। बिजली कटौती ने पूरे इलाकों को प्रभावित किया था, जिससे निवासियों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा था, और जल आपूर्ति प्रणाली भी फेल हो गई थी, क्योंकि पंपों ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे घरों तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। इसी बीच बिना उपचारित सीवेज सड़कों पर बहने लगा, जिससे अस्वच्छ हालात पैदा हो गए। चिकित्सा पेशेवरों को भारी आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा और उन्हें ट्रायज विधियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें सबसे गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी गई। बिगड़ती परिस्थितियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सतर्क कर दिया, जो शहर के बच्चों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि साफ पानी की उपलब्धता कम होने से वे खास तौर पर असुरक्षित हो गए थे और खराब सफाई व्यवस्था के कारण बीमारियां तेजी से फैलने लगी थीं। बाद में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्टों ने बसरा के पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचे पर हुए व्यापक नुकसान को उजागर किया। संगठन ने यह उल्लेख किया कि केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद व्यवस्थाओं की कमजोरियां भी शहर की गंभीर स्थिति में योगदान दे रही थीं।
ब्रिटिश कमांड एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहा था। उन्हें शहरी युद्ध को रोकने के लिए हमले में देरी करने का फैसला करना था, जिससे आम नागरिकों की पीड़ा बढ़ सकती है, या फिर सैन्य हताहतों को कम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना था। यह जानते हुए कि ऐसी जल्दबाजी से अनजाने में निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और बाद में शासन के लिए आवश्यक वैधता को कमजोर कर सकता है, यह एक जटिल स्थिति थी जिसे केवल खुफिया जानकारी बेहतर करके या समय सीमा बढ़ाकर हल नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय कमांडरों को इस समझ के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ी कि रक्षाकर्मी लगातार अधिक कमजोर होते जा रहे थे और आगे बढ़ने के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती थी। जीत के तुरंत बाद कब्जा शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही पूर्व शासन की सत्ता समाप्त हुई, बसरा उम्मीद के मुताबिक अराजकता की रेखाओं पर बंट गया। लुटेरों ने आक्रामक रूप से सरकारी मंत्रालयों और स्कूलों से कीमती चीजें लूट लीं, जिससे इमारतें खाली खोल बनकर रह गईं। पुलिस बल लगभग गायब हो गया था। कुछ अधिकारी हिचकिचाते हुए लौटे भी, लेकिन उनकी वर्दी पहनने के अलावा उनके पास कोई खास अधिकार नहीं था। विभिन्न सशस्त्र समूह उभर आए, जिनमें हालात के जवाब में बन रही मिलिशिया और वे अवसरवादी अपराधी शामिल थे जो राजनीतिक लक्ष्यों के साथ दिखावे के लिए जुड़ गए थे। ब्रिटिश सैनिक, जिन्हें बख्तरबंद वाहनों का सामना करने और किलेबंद ठिकानों को भेदने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, खुद को रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए पाए। उन्होंने उड़े हुए चौराहों पर ट्रैफिक को मोड़ा, उन अस्पतालों की रखवाली की जहां सूर्यास्त के बाद बिजली चली जाती थी, और पानी के टैंकरों को उन इलाकों में पहुंचाया जहां साफ पानी की कमी से जनता में अशांति फैल सकती थी। मानवता संबंधी संकट और गहरा गया, इससे पहले कि उसमें सुधार के कोई संकेत दिखते, क्योंकि आवश्यक सेवाओं और नेटवर्क को बहाल करने में उन्हें तोड़ने की तुलना में कहीं अधिक समय लगता है। लेकिन फिर भी इस उथल-पुथल के बीच इन दिनों ने भावनात्मक राहत का एहसास कराया। दशकों में पहली बार शायद बहुसंख्यक समुदाय खुशी-खुशी धार्मिक अनुष्ठान मना सकता था, जिन्हें बाथिस्ट शासन द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था। 20 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण त्योहार ने बड़ी भीड़ को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा कर दिया, जिससे वे न केवल धार्मिक कैलेंडर की एक अहम तारीख मना सके, बल्कि उस नागरिक पहचान के पुनरुत्थान का भी जश्न मना सके जो तनाव में थी लेकिन कभी टूटी नहीं। महीने के अंत तक तेल निर्यात फिर से शुरू हो गया, जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सामान्यीकरण की ओर एक अस्थायी कदम का संकेत था। जहां एक ओर आजादी की कहानी दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर चमक रही थी, वहीं बसरा में यह ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रोशनी थोड़ी देर के लिए जलती है, फिर से टिमटिमाने लगती है। हालात निश्चित रूप से बेहतर हुए थे, लेकिन वे अभी भी स्थिरता से बहुत दूर थे। जून 2003 की शुरुआत तक मानवाधिकार समूहों ने पुष्टि की कि बसरा के लोगों की सुरक्षा, जरूरी सेवाओं की बहाली और व्यवस्था की स्थापना की गति पर निर्भर थी। शासन के पतन के बाद अपराध और असुरक्षा में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिससे पुरानी सरकार के जाने के बाद जो खालीपन था वह भर गया था। शहर की आधारभूत संरचना, जो युद्ध से पहले ही मुश्किल से काम कर रही थी, अब पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। पानी की व्यवस्था ने इस संकट को साफ तौर पर दिखाया। पंप चलाने के लिए बिजली नहीं थी और पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन नहीं थी, जिससे मोहल्ले बहुत जल्दी असुरक्षित हो गए थे। ब्रिटिश इंजीनियरों ने पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए इराकी तकनीशियनों के साथ मिलकर काम किया। अक्सर सैनिकों की निगरानी में, जो कुछ दिन पहले ही सड़कों से हथियारबंद बंदूकधारियों को हटा रहे थे, इस समय ने कब्जे की स्थिति को आकार दिया। ब्रिटिश बलों के पास तुरंत सुधार करने के लिए बहुत कम संसाधन थे। वहीं स्थानीय संस्थाएं कमजोर थीं और प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर सकती थी। यह स्पष्ट हो गया कि केवल सशस्त्र बल इस समाज का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। सितंबर 2003 में एक दुखद घटना घटी, जिसने इस क्षेत्र में सैन्य बलों के प्रति नजरिया बदल दिया। बाहा मौसर, जो बसरा में एक होटल रिसेप्शनिस्ट थे,
ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 36 घंटे की गंभीर प्रताड़ना झेलने के बाद ब्रिटिश हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। एक जांच में गंभीर चोटें और अपमानजनक व्यवहार पाए गए, जिनमें सिर पर हुड ढोल डालना और जबरन तनावपूर्ण स्थितियों में रखना शामिल था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून मना करता है। एक सैनिक ने दुर्व्यवहार स्वीकार किया, लेकिन अधिकांश अन्य सैनिकों को किसी भी गलत काम के लिए दोषी नहीं पाया गया। इस मामले ने कई इराकियों के लिए ब्रिटिश सेना पर गहरा घाव छोड़ दिया। इसने नागरिक जीवन पर कब्जे के नकारात्मक प्रभाव और उन ब्रिटिश सैनिकों के लिए भी, जो अपनी पेशेवरता को महत्व देते थे, को उजागर किया। यह एक दर्दनाक चेतावनी थी कि रक्षक और अत्याचारी के बीच की रेखा आसानी से धुंधली हो सकती है। हालांकि ब्रिटिश कमांडरों ने रणनीतियों और संलग्नता के नियमों के साथ विश्वास बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस घटना ने उनकी नैतिक सत्ता को कमजोर कर दिया। शोकग्रस्त और संदेहपूर्ण जनता के साथ विश्वास को फिर से बनाना वास्तव में एक कठिन चुनौती होगी। यहां तक कि जब ब्रिटिश सेना हवाई अड्डे पर अपने नए बेस में पीछे हट गई, तब भी बसरा में हालात लगातार बदलते रहे। मार्च 2008 में इराकी सरकार ने शहर में शक्तिशाली मिलिशियाओं का सामना करने के लिए ऑपरेशन चार्ज ऑल ऑफ द नाइट्स शुरू किया। इससे इराकी सुरक्षा बलों की परीक्षा हुई, जो पूरे ऑपरेशन के दौरान अक्सर कमजोर नजर आए। इराकी इकाइयों ने नियंत्रण वापस पाने का दृढ़ संकल्प दिखाया, लेकिन वे अभी भी गठबंधन बलों के समर्थन पर काफी हद तक निर्भर थीं। मिलिशिया ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन वे स्पष्ट जीत हासिल नहीं कर सके। बासरा के नागरिकों को डर और कड़े कर्फ्यू से भरे एक और दौर का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के लिए उस शहर में जिसे उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया था, एक इराकी नेतृत्व वाली कोशिश को देखना नियंत्रण सौंपने की चुनौतियों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक था। इसने यह उजागर किया कि असली सुरक्षा स्थानीय शासन से ही आ सकती है। बाहरी ताकतें मदद कर सकती हैं, लेकिन जब वे नियंत्रण चाहती हैं, तो स्थानीय वैधता को नुकसान पहुंचता है। 31 मार्च 2009 को ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से दक्षिणी इराक में अपना आखिरी बड़ा सैन्य अड्डा, बसरा हवाई अड्डा, अमेरिकी सेनाओं को सौंप दिया और फिर अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर दी। आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया कि बसरा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और आशावान हो गया है और वहां प्रगति के कुछ संकेत दिख रहे हैं। हालांकि निवासियों के बयानों से पता चला कि शहर अब भी अस्थिर बना हुआ है। शक्ति अक्सर अप्रत्याशित रूप से बदल जाती थी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाएं कभी भी बंद हो सकती थीं। संक्षिप्त घेराबंदी के बाद दोनों पक्ष अपने अपने नुकसान गिन रहे थे। आक्रमणकारी बलों, जिनमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी थी, ने बमबारी और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का इस्तेमाल किया। 5 अप्रैल को अमेरिकी बमवर्षकों ने बसरा के डाउनटाउन इलाके अल-तुवैसी के आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया। बताया जाता है कि उनका उद्देश्य अली हसन अल माजिद, जिन्हें केमिकल अली के नाम से जाना जाता है, को मारना था। हालांकि अंत में अल माजिद वहां मौजूद नहीं थे। इस बमबारी में दुखद रूप से 17 नागरिकों की जान चली गई, जब अमेरिकी विमानों द्वारा गिराए गए 2 500 पाउंड लेजर गाइडेड बमों में से एक उस इलाके में गिरा और वहां विस्फोट हुआ। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल ने भी गंभीर मानवीय समस्याएं खड़ी कर दी, क्योंकि ये बम अपने पीछे बिना फटे छोटे बम छोड़ सकते हैं, जो नागरिकों के जीवन के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं, बिल्कुल बारूदी सुरंगों की तरह। शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को मानने में हिचक रहा था और दावा किया कि इन हथियारों का उपयोग घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों के पास नहीं हुआ। हालांकि 28 मई को ब्रिटेन ने बासरा में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को स्वीकार कर लिया, जैसा कि सशस्त्र बल मंत्री एडम इंग्राम ने बताया। उद्धरण: हमने कहा था कि इन्हें विशेष सैन्य लक्ष्यों पर ही निशाना बनाया जाएगा। चूंकि शहरी इलाकों में और उनके आसपास सैनिक और उपकरण मौजूद थे, हमारी सेनाओं के लिए खतरे को खत्म करने के लिए बमों का इस्तेमाल उसी अनुसार किया गया। इंग्राम ने स्वीकार किया कि बसरा में 2000 से अधिक क्लस्टर बम प्रोजेक्टाइल तैनात किए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से जमीन से दागे गए
L-20A एक आर्टिलरी शेल शामिल थे। हर शेल में 49 छोटे विस्फोटक थे, जिससे कुल मिलाकर लगभग 1,02,900 व्यक्तिगत ग्रेनेड बने, जिनमें से लगभग 2 टकराने पर फट नहीं पाए। इसका मतलब यह होगा कि बसरा यूके में लगभग 2,500 बिना फटे ग्रेनेड आकार के प्रोजेक्टाइल बिखरे हुए थे। क्लस्टर बम बसरा में संघर्ष के शुरुआती दिनों में दर्जनों नागरिक हताहतों के लिए जिम्मेदार थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने शहर के आसपास जमीन से छोड़े गए क्लस्टर हथियारों के कारण नागरिकों पर हुई कई चोटों की रिपोर्ट दी। एक विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र 23 मार्च को हाय अल मुहंदिसिन अल कुबरा मोहल्ला था, जहां क्लस्टर हमले के दौरान 13 वर्षीय अब्बास कदीम को कचरा फेंकते समय गंभीर चोटें आईं। शर्रपनेल ने उसकी आंत और जिगर को गंभीर नुकसान पहुंचाया और एक टुकड़ा उसके दिल के बेहद करीब जाकर फंस गया। सिर्फ 3 घंटे बाद उपगोले पास के अल मिशराक अल जदीद मोहल्ले में गिरे, जो अय्याद से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। जासिम इब्राहिम 26 वर्षीय बढ़ई अपने सामने वाले कमरे में सो रहे थे जब शर्रपनेल की चोटों के कारण वह बेहोश हो गए। दुर्भाग्यवश बाद में उनकी सर्जरी के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि पास के अलग अलग कमरों में मौजूद उनके 10 रिश्तेदारों को भी शर्रपनेल की चोटें आईं। इसके अलावा सड़क के उस पार रहने वाले 3 बच्चे भी उसी क्लस्टर हमले में घायल हो गए। इस हमले के बाद बसरा में जगह जगह बिना फटे ग्रेनेड बिखरे रह गए, जिससे जिज्ञासा में उन्हें उठाने वाले बच्चों को चोटें आईं और बाद में सफाई अभियान में शामिल हुए यूके सैनिकों को भी चोटें आईं। इसके अलावा इराकी सेना के बिना फटे ग्रेनेडों से भी आम नागरिकों को चोटें आईं। अप्रस्फुटित विस्फोटकों के खतरों से निपटने के लिए ब्रिटिश रॉयल इंजीनियरों ने किसी भी बचे हुए ग्रेनेड को खोजने और नष्ट करने के लिए कई हफ्तों तक अभियान चलाए, जो अंत में काफी प्रभावी साबित हुए। इराकी सेना ने गठबंधन की प्रगति को रोकने और अपने शहरी रक्षा को मजबूत करने के लिए एंटी पर्सनल और एंटी व्हीकल दोनों प्रकार की लैंडमाइनों का इस्तेमाल किया। इससे नागरिकों और सैन्य कर्मियों दोनों के बीच हताहत हुए। इस लड़ाई के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों सेनाओं ने डिप्लीटेड यूरेनियम गोला बारूद का इस्तेमाल किया। बसरा के अधिकारियों ने इन हथियारों को लेकर चिंता जताई, यह दावा करते हुए कि 1991 की खाड़ी युद्ध में इस्तेमाल किए गए डिप्लीटेड यूरेनियम के कारण स्थानीय आबादी में जन्मदोष और कैंसर के मामले सामने आए। कर्नल जेम्स नॉर्टन, जो अमेरिकी गोला बारूद के निदेशक हैं, ने इन चिंताओं को सीधे संबोधित किया और दावा किया कि इराक ने अपने सैन्य विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इन आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बसरा की लड़ाई में शुरुआती रिपोर्टों में भीषण संघर्ष के बीच 11 ब्रिटिश सैनिकों की मौत को प्रमुखता से उजागर किया गया। वहीं इराकी सैन्य हताहतों का अनुमान 4 से 500 के बीच बताया गया। मिशन के अंत तक इराक में ब्रिटिश सैनिकों की कुल मौतों की संख्या 169 तक पहुंच गई थी। इसमें वे कई लोग भी शामिल थे जिन्होंने सिर्फ आक्रमण की अफरा तफरी में ही नहीं, बल्कि कठिन कब्जे के दौरान भी अपनी जान गंवाई थी। बासरा में ब्रिटिश रणनीति का एक उल्लेखनीय पहलू उनकी सेनाओं का संयम था। उन्होंने लक्ष्यों को अलग थलग करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और केवल तब कार्रवाई करने का विकल्प चुना जब संगठित प्रतिरोध कम हो गया, ताकि शहरी युद्ध से आमतौर पर होने वाले विनाश को कम किया जा सके। इस दृष्टिकोण के कारण सैनिकों को सीधे खतरे का सामना करना पड़ा, जिससे उनके और उनके आसपास के माहौल के बीच एक अधिक व्यक्तिगत संबंध बना। इसने गैर कमीशन अधिकारियों को फायरिंग की स्वाभाविक प्रवृत्ति के खिलाफ नियंत्रण स्थापित करने के लिए मजबूर किया और कमांडरों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने के लिए बाध्य किया। हालांकि इस रणनीति में कुछ कमियां थीं, लेकिन यह केवल भारी हथियारों पर निर्भर रहने से एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जो शहर की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। बसरा में हुए अनुभवों ने ब्रिटिश सेना को ऐसे अनमोल सबक दिए जो कोई भी प्रशिक्षण दोहरा नहीं सकता था। आज 2003 की घटनाएं आज भी ब्रिटिश और इराकी
दोनों लोगों की सामूहिक स्मृति में ताजा है, जो एक ऐसे संघर्ष की जटिलताओं को उजागर करती हैं जिसने इसमें शामिल लोगों की जिंदगी को गहराई से बदल दिया।